और अब बारी है विपक्षी दलों से सवाल करने की। सबसे बड़ा चेहरा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और मौजूदा वक्त में विपक्षी इंडिया को मजबूती देने का काम लगातार आपकी ओर से किया जा रहा है, कभी अपने बयानों के जरिए, कभी एक्शन के जरिए, तो कभी ताबड़तोड़ सरकार पर वार करके। बहुत स्वागत है अखिलेश यादव जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। G20 का चुनाव कनेक्शन, इस सेशन का नाम हमने ये रखा है। आपकी ओर से भी पहले कुछ इस तरह के बयान दिए गए जिससे ये सामने आया कि G20 के जरिए क्या बीजेपी खुद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आपको भी लग रहा है क्या, या फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर G20 को देखना चाहिए? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद के साथ साथ जो विषय आपने मेरे लिए तय किया है कि G20 इसका इलेक्शन कनेक्शन, क्योंकि बीजेपी को हम सब जानते हैं और बीजेपी के समय समय पे लीडर्स को हम लोगों ने सुना है, वो ये कहते हैं कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो G20 का जो आपने टॉपिक रखा है कनेक्शन, सीधा सीधा ये साबित करता है कि चुनाव कनेक्शन तो है ही इसका। और फिर मैं तो बीजेपी से कहूँगा कि अगर हमेशा आप चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में इतनी जगह इवेंट कर रहे हैं, देश में तमाम जगह हुए हैं, आप इस बार मणिपुर में क्यों नहीं करते हैं? आप कम से कम ये देश और दुनिया को संदेश जाए कि G20 मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में हालात बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा है कि दिल्ली के बजाय मणिपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, वरना दिल्ली या बाकी जगहों पर होता है तो आपको लगता है कि जनता के गाढ़े पैसे की बर्बादी है ये? उस विषय पे मैं नहीं आना चाहता था कि गाड़ी कमाई की बर्बादी है। अगर बीजेपी इन इवेंटों का लाभ लेना चाहती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो अपना फंड है उससे स्पॉन्सर करें। सरकार क्यों स्पॉन्सर करे? या बजट का पैसा या आम टैक्स पेयर का पैसा क्यों लगे? और G20 में इसलिए बोल रहा हूँ मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर के बारे में सरकार ये कहती है कि हालात ठीक हैं। तो अगर G20 वहाँ पर हो जाएगा एक कार्यक्रम, तो उससे न केवल देश बल्कि दुनिया में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मेरा बस इतना कहने का मतलब। जितने भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में कराए जाते हैं। 1982 का एशियाई खेल ले लें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में ले लें, इस बार 2023 में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको एक उपलब्धि के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश और विकासशील देशों के जब इतने बड़े प्रतिनिधि हिंदुस्तान में राजधानी दिल्ली में मौजूद होंगे, उससे एक सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर भी तो जाएगी दुनिया भर में। भारत मजबूत हो, सशक्त हो, दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचे, और जिन विषयों पे आप बहस करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी हो, हमारे देश की मजबूत हो, सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत दिखाई दे, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो हमें कम से कम उन पैरामीटर्स को मैच करना चाहिए जहाँ दुनिया हमें चाहती है पहुँच जाए, या हमारा भारत वहाँ पहुँचना चाहता है। तो अगर आप G20 का इवेंट आप यूपी के कई शहरों में करते हैं, आप दिल्ली से कोई हमें शिकायत नहीं है, दिल्ली तो राजधानी है, स्वाभाविक है, सभी इवेंट होते हैं। लेकिन मणिपुर इस समय बड़ा मसला है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा देश में एक प्रदेश बिल्कुल ठीक है, खुशहाल है, तो वहाँ क्यों G20 इवेंट नहीं हो रहा? जो तस्वीरें आ रही हैं, आप सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से आई, जो वीडियो आए वहाँ से, क्या सशक्त भारत इसी को कहेंगे जहाँ पे हमारी बेटियाँ बहनें इस तरह घुमाई जाएं? आप किधर, कौन सा जीडीपी चाहते हैं? आप आंकड़ों वाला जीडीपी चाहते हैं आप, या कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? इसलिए मणिपुर में मैं कहूँगा, दिल्ली में तो हो, अच्छी बात है। अगर इतने बड़े राष्ट्र के और देश को विकसित करने के लिए देश डेवलप्ड कंट्रियों में शामिल हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट क्यों छूट जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी, वहाँ भी इवेंट हो, इससे अच्छा हो। मणिपुर के मुद्दे पर आप लोग अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए, चर्चा भी हुई सदन में, गृह मंत्री ने पहले, बाद में प्रधानमंत्री ने इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। क्या उससे विपक्षी इंडिया आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, इंडिया एक गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि G20 हो रहा है, और G20 में 2G, बाकी सब जीरो हैं। 2 ही लोग हैं वहां पर। G2, बाकी सब जीरो हैं वहां पर। कौन G2?
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। और हम तो यूपी के नेताओं से सुनते हैं ये बातें। इसलिए वहां तो केवल G2 हैं, बाकी तो सब जीरो हैं। और फिर जहां तक G20 हो रहा है, तो कम से कम आपके चैनल को भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक इंटरेक्टिव कोई प्रोग्राम हो जिसमें G20 भाजपा का भी हो। कुछ सवाल छोड़ दिए जाएं कि भाजपा के घपले, भाजपा में गोरख धंधा, बाकी तो जनता अपने आप बता देगी G20 और जी के कितने मतलब है। आप लोग इंडिया को लेकर बाहर निकल रहे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी आप लोगों को घमंडिया करार दे रही है, नया नाम रख दिया है, विपक्षी इंडिया को घमंडिया। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। और इंडिया के साथ पीडीए है, ये ना भूलें पीडीए क्या है। इंडिया के साथ पीडीए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपने तो एक चैनल चलाया यूपी तक, बिहार तक, आपको एक चैनल चलाना चाहिए इंडिया आज तक। कम से कम वो बातें तो आए जो इंडिया चाहता है। आप तस्वीरों में G20 में आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। क्या कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। तो आप इस लिहाज से इसको छोड़ सकते हैं कि हम जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे आपसे जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सवाल, अब मुझे पता है बार बार आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर को लेकर सरकार को घेरिए, लेकिन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। तभी मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहां पहुंच रही है। ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता, ये बात तो आप भी जानते होंगे। सर वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूं कि क्योंकि आपको बोलना पड़ा है चैनल के बाद यूट्यूब चैनल। तो केवल एक चीज आपका यूट्यूब नहीं, जनता आज सच स्वीकार कर रही है, अच्छा सुनना चाहती है। तो कई यूट्यूब चैनल शायद बड़े बड़े चैनलों से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज।